हेलो ऑल एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोबारा हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ में, नई वीडियो के साथ में। ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। जैसे कि हम हमेशा मैं आपको वीडियो में बोलता हूँ, आपने वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देखो, अपना सिलेबस कवर करो, इकोनॉमिक्स के लिए बेटर रहेगा। चलो, डिस्कशन करने वाली बात क्या है, वो है हमारे पास कंपनीज और बैंक्स। ठीक है, कंपनीज और बैंक से मेरा क्या लेना देना है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती कैसे है और कैसे इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली परेशान करती है, उसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होने वाला है। एक डेफिनेशन देखो क्या होता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है, इंडिया में नहीं है, हर जगह है बेसिकली। सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, ट्विन बैलेंस शीट का हर जगह है। सिनेरियो व्हेन ओवर लिवरेज कंपनी is under huge debt and is unable to pay the loan interest amount, चाहे वो प्रिंसिपल हो या फिर इंटरेस्ट हो, वो देने की स्थिति में नहीं है। तो इसको क्या कह देंगे बेसिकली, ट्विन बैलेंस शीट। तो भैया अब ये ट्विन बैलेंस शीट कैसे हो गया, कंपनी है ना, इसमें ट्विन का क्या लेना देना है। ट्विन का लेना देना ये है, जिस बैंक से लोन लिया है उस बैंक से लोन लेने के बाद अगर वो उस बैंक को लोन नहीं दे पा रही है, उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है, तो बैंक भी क्या करेगा, सफर करेगा। किससे, प्रॉफिट से। प्रॉफिट नहीं आएगा तो क्या होगा, बाकियों को लोन नहीं दे पाएगा। बाकियों को लोन नहीं दे पाएगा तो किस, दोनों में किस में दिक्कत चल रही है, बैंक और कंपनी में। तो इसको कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इंडियन इकोनॉमी का 3-4 साल से चल क्या रहा है, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, इन सबको एक बार देख लें। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम नाउ वाइडली नोन एज टीबीएस प्रॉब्लम। ठीक है, ये हम सबको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि आपको बताता है आपका घाटा कितना है, आपका नुकसान कितना है। ठीक है, जब ये आपको ये बताता है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपकी स्थिति क्या है। ट्विन बैलेंस शीट, टू बेसिकली टू बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स है, वन विद इंडियन कंपनीज, अदर विद इंडियन बैंक्स। ठीक है, इन दोनों के साथ में एक सौदा चल रहा होगा, ओवर लिवरेज कंपनी, बैड लोन इकम्बल्ड। ठीक है, बैड लोन्स क्या हो जाएगा, एनपीए जो हो चुका है बेसिकली, बहुत तगड़ा वाला। अब वो आने की स्थिति में है या नहीं, इसके मैंने 3 आपको सिनेरियो बताए थे, 12 मंथ, 12 टू अबोव मंथ और उसके बाद का सीन। ठीक है, तो ये वाली चीज इसमें आ जाएगी। ओवर लिवरेज कंपनीज यानी कि उन्होंने लोन ले रखा है बहुत अच्छे, 40% ऑफ कॉर्पोरेट डेप्ट यहीं से आता है। तो ये दोनों के दोनों इशू हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, टीबीएस आता कहाँ से, बेसिकली ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस है क्या, ये समझ लो कि होता क्या है। इट कैन बी ट्रेस टू द टू, जो सबसे पहली बार इसे देखा था वो 2000 में देखा था, जबकि जब एक बार में एक ट्रेजेक्ट्री चल रही थी इंडियन इकोनॉमी की बढ़ने की, और एकदम से तो लोगों ने लोन लेना चालू किया और सडनली क्या हो गया, एक ऐसा बूम आया। किसका बूम आया, ऊपर बढ़ने का नहीं, बूम देखो। मेरी अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, मैं दोनों तरीकों को बूम ही कहता हूँ, जब गिरेगा भी और बढ़ेगा भी। ठीक है, तो वहीं अब क्या हो गया, उस टाइम पे सेम 2007-8 के टाइम पे बहुत तगड़ा एक अच्छा क्राइसिस आया था इंडिया में। बट इंडिया ने हालांकि इतना सफर नहीं किया। तो उसके चलते क्या हुआ कि उस टाइम पे सब इंडिया ने बेसिकली एक मौका देखा, एक अपॉर्चुनिटी देखी कि वेस्टर्न्स में बहुत तगड़ा सफर चल रहा था, क्राइसिस चल रहा था। इंडिया ने उसको कवर अप करने की कोशिश की, कंपनीज ने आना चालू किया। बेसिकली ये वही ईयर था जिसके बाद एक्चुअल में इंडिया में एमएनसीज और बाकी बहुत अच्छी एफडीआई आनी चालू हुई है। अब क्या हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ये सबको पता है। उस टाइम पे कंपनीज ने लोन लेना चालू किया, सब कुछ हुआ, लेकिन धीरे 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 चीजें खराब होती चली गई। तो फर्म्स दैट बोरो द डोमेस्टिकली सफर्ड व्हेन आरबीआई इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। अब क्या हो जाएगा, आपने लोन लिया 7% पे, कंपनीज ने मान के चलो 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का लोन ले लिया 7% पे। लेकिन सडनली आरबीआई चेंज द रूल कि अब इंटरेस्ट रेट 7% नहीं 8% होगा। उनका फ्लोटिंग पे था, फिक्स पे नहीं था। तो फ्लोटिंग पे क्या हो जाएगा, जब आरबीआई चेंज करेगी तो बैंक अपने आप ही चेंज करेंगे। बैंक क्यों सफर करे, बैंक तुम्हारे ऊपर ही तो डालेगी। तो बैंक सफर ना करे, इसे तो उन्होंने इनके ऊपर डाला। अब मान के चलो 1000 करोड़ का 7% भी जा रहा था, एकदम से वो 9% या 8.5% हो जाता है, तो कंपनीज को बहुत सफर करना पड़ेगा। उनकी इसमें ना करके अगर मैं आपको सीधे से बताऊं तो करीबन 100 लोगों की सैलरी निकल जाए इतने में, सिर्फ इतने इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो 100-150 बल्कि ज्यादा की निकल जाएगी यार। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है ना जो इजीली सॉल्व नहीं होती है, इसको ना बहुत देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब क्या होता है, हायर कॉस्ट लोअर रेवेन्यू। ठीक है, एक ग्रेटर फाइनेंशियल कॉस्ट ऑल स्क्वीज कॉर्पोरेट कैश फ्लो, जो कि कॉर्पोरेट के कैश फ्लो को रोक देता है और एनपीए को बढ़ा देता है। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू है नहीं कंपनीज के बाद में, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी कंपनीज भी चल नहीं पाएंगी, उनको इंटरेस्ट ही भरना है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कैश फ्लो कम हो जाएगा, एनपीए इन द बैंकिंग सेक्टर बढ़ेगा। चलो,
अब पेक्युलरिटीज क्या है, दिक्कतें क्या है देख लो ट्विन बैलेंस शीट की। ठीक है, अब वो क्या है, इन द बेसिकली कंट्रीज में क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट ओवर एक्सपेंड ड्यूरिंग द बूम एंड एक्यूमुलेट ऑब्लिगेशन विच दे फाइंड डिफिकल्ट टू रीपे। ठीक है, अब ये तो हो गई ना, पहले तो आप पहले एक्सपेंड करने की कोशिश करो लेकिन बाद में फिर एक्यूमुलेट भी करो, ऑब्लिगेशन लगा दो बाद में कि बढ़ नहीं पा रहा, दिक्कत है, ये सारी जो चलेगी। इट लीड्स टू डिफॉल्ट, द सिचुएशन इज रीच्ड वेयर हाई एनपीए लेवल्स हैव ट्रिगर्ड। ठीक है, अब क्या हुआ इंडिया के अंदर, there have been no bank runs, no stress, no interbank market, no need for any liquidity support, and GDP growing at good pace since TBS problem first emerged in 2010. Yet the problem has reached in the scale where threatens to the stability and entire banking system. ऑब्वियसली बात है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बैंकों को डरा के रखती है ये सिचुएशन कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। यही रीजन है आरबीआई टाइम टू टाइम ये डिसाइड करती है कि इनको मर्ज किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, एक बार पे आप बढ़ जाओगे उसके बाद फिर आपको जब पता चलेगा कि सिचुएशन थोड़ी सी संभल नहीं पा रही है, आपने उस टाइम पे तो बिजनेस खोल लिया लेकिन बाद में आपको पता चलता है सिचुएशन काफ़ी चेंज है और इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं आरबीआई के, जिस रेट पे लिया था तो उससे भी काम नहीं चल रहा है, तो आपको परेशान होने वाली बात आएगी आएगी, नो डाउट। द रीजन फॉर दिस, द मेजर एनपीए आर कंसंट्रेटेड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, विच हैव द फुल बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या होता है देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक में ही क्यों आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, इसका कारण है प्राइवेट बैंकिंग्स में क्यों नहीं आता। प्राइवेट बैंकिंग में क्या होता है, किसी बाबू की होशियारी नहीं चलती। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्या सीन है कि वहां पर वो चल भी अपनी मर्जी से रहे हैं, सारे काम भी अपनी मर्जी से हो रहे हैं, उनका जो चीफ है वो भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, तो उनको सोच समझ के चलाना होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर का क्या सीन है, यहाँ से एक एमएलए ने कॉल किया कि इसको 100 करोड़ का लोन दे दो, बैंक क्या करेगा, अरे ठीक है बिल्कुल दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने हाँ कर दिया तो हम दे ही देंगे। तो 100 करोड़ क्या हुआ ये नहीं पता, वो आएगा नहीं आएगा, बस पेपर पेपर देख लिए, सारी चीज़ हुई, पेपर भी कैसे, अब उनकी मर्जी के हिसाब से देखे जाएंगे। तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से एनपीए बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। मैंने आपको नीरव मोदी वाला केस बताया था, किंगफिशर वाला केस बताया था, जहां पर उनके जाने से पहले गवर्नमेंट को पता था वो जा रहे हैं और उनको नोटिस जा चुका था कि आप देश नहीं छोड़ सकते, और उसके बाद भी वो एक मिनिस्टर से मिलके जाते हैं और उनके साथ में मुलाकात करते हैं, उसके बाद वो देश छोड़ते हैं। तो दिस वाज लाइक एक बड़ा गैप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है कि हाँ दे आर इन्वॉल्व। अब ठीक है, एक बंदे ने 11,000 करोड़ का करा, एक ने 7,000 8,000 करोड़ का करा, तो इसमें से अगर इनको 10% भी मिल गया होगा तो भी वाह वाह है। चलो, अर्लियर स्टेप टू बी एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए और टीबीएस। हाँ ठीक है, जो पहले स्टेप्स लेने चाहिए, इंडिया हैड टेकन डिफरेंट स्टेप टू टैकल द एनपीए एंड टीबीएस प्रॉब्लम विच ऑलरेडी कवर्ड इन डिफरेंट आर्टिकल्स। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हमने पढ़ा था, कॉम्प्रोमाइज एक्ट हमने, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, लोक अदालत हमने पढ़ा था, और इसके अलावा बाकी एक दो कुछ और भी, जैसे पारा हमने पढ़ा था, तो इसके लिए टैकल सिचुएशन ले रखी है, पारा है, सरफेस ही है, तो हमने ये सारे के सारे देख लिए थे। 525 का रूल है, 525 का क्या रूल है, अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, आपकी सिचुएशन खराब हुई पड़ी है, तो सिचुएशन खराब होने के टाइम पे बैंक्स क्या करेगी, आपको माफ नहीं करेगी, आपको बस इतना कर देगी, आप एक काम कर लो, हम आपको 25 ईयर्स का और मौका देते हैं, आप 25 साल में लोन चुका देना, लेकिन 25 साल के लोन के लिए हम क्या करेंगे, हर 5 साल के बाद में एडजस्ट करेंगे चीज़ों को, दोबारा से रिव्यू करेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिकली थिंग जो कि 525 रूल के अंदर चलती है। तो अब क्या है यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है, however the amortization spread out over a longer period, this arrangement also means that companies face a high interest burden which they found difficult to repay, forcing banks to extend additional loans evergreening. This in turn has aggravated an initial problem. हाँ ठीक है, प्रॉब्लम बनेगी क्योंकि ये 25 साल के लिए ऐसे तो देते नहीं है, कुछ ना कुछ करते हैं। देखो अब ये क्या करेंगे, 25 साल के लिए इन्होंने कह दिया, अब ये नहीं है 10 पर, आपने 7% पे लोन लिया था तो बैंक यू विल अलाउ टू द बैंक टू अलाउ टू द लाइक बोरोअर के, हाँ आप एक काम करो 7% पे लिया था 7% पे रहने दो, ऐसा नहीं करेगी बैंक। बैंक विल से ठीक है आप 7% पे थे ना, हम एक काम करते हैं आपको 25 साल का टाइम देते हैं, बट वी विल एडजस्ट समथिंग इन इंटरेस्ट रेट, लाइक 7% है 7.5 कर दो, 8 कर दो, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे विल डू। ओके, ये वाला काम विथ इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड for 5 years so as match the funding period with long gestation productive life of these projects। तो इस तरीके के रूल, इस तरीके की चीजें निकालते हैं जहां पर आएगा, थोड़ा सा बढ़ के आएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, एटलीस्ट ये वाला काम है। अब आपको प्राइवेट एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये भी क्या करती है, बेसिकली सरफेसी एक्ट के अंदर आती है। सरफेसी एक्ट कब आया था, 2002 में।
तो ये क्या करती है, इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए है, ठीक है। ARC have found it difficult to recover much from the debtors. Thus, they only have been able to offer low price to banks, prices which banks have found difficult to accept. अब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस टाइम पे, जब यही चीज़ मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था। तो होता क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, एआरसी क्यों बनाई जाती है? एआरसी बनाई जाती है, आपने कभी देखा आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, लोन नहीं भरा, और उस सिचुएशन में आपके पास बैंक से या कंपनी से एक लोन आता है, एक पर्सन आएगा या फिर आपको कॉल करेगा, लोन दे दो, और बड़ी बदतमीजी से आपसे बात करेगा। बात करते समय आपको ये समझ आ जाएगा आपको आपको जलील कर रहा है, और वो इतना जरूर जलील कर रहा है कि अब आपके अंतरात्मा ये बोल रही है कि इसके मुंह पे फेंक के मार पैसा, इसको बता कि मैं कौन हूँ, हु द हेल आई एम। तो इस तरीके की सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं, आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं और बाकी सारी चीजें आप परेशान करने के लिए। बट एआरसी ने ये सोच लिया कि काफी लोग तो देना ही नहीं चाहते, सिचुएशन उसको पता चल चुकी है। तो एआरसी क्या करती है, बैंक को बोलती है देखो हम आपका लोन तो निकलवा देंगे, लेकिन आप 20,000 करोड़ कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम आपको 15,000 करोड़ देने के लिए राजी हैं। तो ये बेसिकली खरीद लेते हैं, ठीक है। 20,000 करोड़ का लोन पीएनबी का पेंडिंग है, वो आ नहीं रहा, तो ये कहते हैं अब हम आपको 15,000 करोड़ देंगे, इसके बदले में आपको लेना है तो लो, वरना रहने दो। 5,000 करोड़ का पीएनबी को घाटा था, लेकिन 20,000 करोड़ का तो नहीं था। तो ये क्या करते हैं, 15,000 करोड़ का इन्होंने दे दिया। अब ये कोशिश करते हैं कि उसको निकलवाएं। अब 15,000 करोड़ से कम भी हो जाता है, कई बार इनको लॉस हो जाता है, कई बार थोड़ा इंक्रीज हो गया, मान के चलो 15,500 करोड़ आया, 1,000 करोड़, 16,000 करोड़ आया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे एक्चुअली टैकल। अब एक और ये भी आया था, द स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। ये भी आया, कब आया, 2015 में। तो इसका काम भी कुड टेक ओवर द फर्म द अनेबल टू पे। तो बेसिकली ये क्या करते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे एक अलग। मान के चलो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने लोन लिया था, मैं भर नहीं पा रहा हूँ। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन से लोन नहीं जा रहा, तो बैंक क्या करेगी, वो टेक ओवर कर लेगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने अपने लोगों को बिठाएगी डायरेक्टर लेवल पे या फिर बड़े लेवल पे, ताकि वो उसको चलाएं और उसको प्रॉफिट में लेके आए। बट 2000 बाय दिसंबर ओनली टू सेल्स हैव बीन मेटरलाइज एज मैनी फर्म्स रिमेन फाइनेंशियल अनअवेलेबल। तो ऐसा होता रहता है। एक एसेट्स क्वालिटी रिव्यू आया, तो ये आरबीआई लेके आया था उस टाइम पे। तो एसेट्स क्वालिटी रिव्यू क्या था, बेसिकली बैंकों को वेरीफाई करना था, जो भी उन्होंने लोन दिए हैं वो क्लासिफिकेशन रूल्स के हिसाब से दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो ये रेक्टिफाई करना था मार्च 2016 से। तो ऐसा कुछ चल रहा था। अब ये पता है क्यों, 2017-18 में क्या चल रहा था, करीब ना करीब हमारे पास इतना इतना लोन पड़ा था ना, कि अगर बैंकों के ऊपर छोड़ दिया जाए ना, बर्बाद हो जाए। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने उनको कैपिटलाइजेशन किया था, ताकि तुम थोड़ा सा सुधार में आओ और अपनी हरकतों को सुधारो, और कम से कम एटलीस्ट इस लायक बनो कि थोड़ा समझ जाओ। दैट्स द मेन रीजन कि जब भी आप बैंक को लोन के लिए कॉल करेंगे, या फिर पर्सनली जब जब आपके पास प्री ऑफर ना हो, प्री अप्रूव ना हो, अगर आप कॉल करते हो ना, आपसे 36 सवाल पूछे जाएंगे। आपकी सारी चीजें, ये है या नहीं आपके पास, वो है या नहीं आपके पास, आपका ऑफर लेटर है या नहीं, आपका कहाँ पर वर्किंग है, गवर्नमेंट में या उसमें, ये है वो है, काफी कुछ पूछेंगे। आपका खुद मन कर जाएगा, रह नहीं दे, मैं उधार ही ले लूं। ये काम करते हैं ये लोग। द स्कीम फॉर द सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, बेसिकली क्या है, स्ट्रेस एसेट्स क्या है, जो पे ही नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली उन्हीं का रूप है। एन इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर्ड बाय द बैंक्स विल डिसाइड टू हाउ मच ऑफ द स्ट्रेस डेब्ट ऑफ कंपनी इज सस्टेनेबल, रेस्ट अनसस्टेनेबल विल बी कवर्ड इनटू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो उसको बदला जाता है, जो नहीं दे पा रहे हैं, जो दे पा रहे हैं उसके लिए तो बात अलग है, बाकी जो नहीं दे पा रहे हैं उसको इक्विटी शेयर में बदला जाए उस कंपनी का, ताकि थोड़ी सी अपनी मालिकाना हक तो मिले। तो बट ओनली एक ही केस ऐसा हुआ जो इनसे सॉल्व हो पाया, बाकी उसमें भी कुछ सुधार नहीं आया। वाई डिड द अबोव मीजर्स फेल टू सॉल्व द टीबीएस प्रॉब्लम? क्या रीजन क्या रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? देखो, लॉस रिकॉग्नाइजेशन, ये लॉस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए, कब किसको लोन देना है किसको नहीं देना है, बस वो मार्केट में दिए जा रहे हैं, और कंपनी पहले से ही लॉस में है, बट बैंक क्या कर रही है, स्टिल वो उसको लोन देने पे तुली पड़ी है कि भैया तुम लोन ले लो और दोबारा से प्रॉफिट में आओ और हमारा लोन चुकाओ। तो अलग से वो चाइना वाली सिचुएशन है, यानी कि एक जाल के अंदर फंसाने वाली कोशिश हो जाती है और बैंक अपने आप फंस भी जाती है। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, कंपटीशन बाय डिफरेंट बैंक्स ऑन जॉइंट लीडर्स फोरम। अब क्या होता था, एक पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले तक, आज आपने इस बैंक से लोन ले लिया, कल उस बैंक से ले लिया, कल उसने ले लिया, अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है बैंकों के बीच में। तो अब कोऑर्डिनेशन हो जाने से आपका क्रेडिट स्कोर, बाकी सारी चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद लोन दिया जाता है। तो इस पे तो इन्होंने काम किया है। कोर्ट केसेस, अब कोर्ट केसेस होते थे, बैंक्स रिलिक्टेंट, अब वहाँ के जो बैंक मैनेजर्स हैं वो जाते ही नहीं थे, डर वो फेवरेटिज्म में ही नहीं रहते थे बैंकों के, तो कोर्ट केसेस और ज्यादा बढ़ते गए थे, तो यहाँ पर भी इनको दिक्कत हो जाती थी, ठीक है। और वहीं लैक ऑफ कैपिटल। अब एक चीज देखो, 70,000 करोड़ का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है वो कैपिटलाइजेशन किया गया, बल्कि जो उनको रिक्वायर्ड था 1,80,000 करोड़ रिक्वायर्ड था।
सोच के देखो, इंद्रधनुष स्कीम के अंदर ये किया गया था, जिसमें पूरे के पूरे ए से लेके जी तक का सेक्शन बना रखा है इंद्रधनुष स्कीम में। तो उसके अंदर ये अलग तरीके का था, 70,000 करोड़ दिए थे, उसके बाद भी उनकी भरपाई पूरी नहीं होती। तो कितना एनपीए हो चुका था। ये ऐसा नहीं है कि ये छोटे लोगों की वजह से बढ़ा हो, गरीब लोगों की वजह से बढ़ा हो। उनका परसेंटेज अगर मैं आपको बोलूं तो 5% रहेगा, बाकी 95% वो लोग हैं जिनको ये भर भर के लोन देती है बैंक्स, ठीक है। जिनसे उम्मीद है उनको तो दे नहीं रही है, वो बेकार के लोगों को देगी। तो यही काम होगा, कम से कम दो तो कम से कम कुछ तो एक ऐसी ऐसी चीज रखो कि वो देने लायक बने। अब ये देख लो, क्वेश्चन देख लो, फिनिक्स सिनेरियो क्या है, कंटेनमेंट सिनेरियो क्या है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इंडियन स्ट्रेटजी भी। दो चीजें आई हैं, फिनिक्स सिनेरियो और कंटेनमेंट। फिनिक्स में क्या होता है, ग्रोथ जब ग्रोथ विल डिक्रीज द बैड डेब्ट बाय राइजिंग डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट सप्लाई। अब क्या होगा, जब आपको डिमांड एंड सप्लाई बढ़ानी है ना, तो आपको ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तो दोबारा लोन लेने वाली सिचुएशन। ये फिनिक्स सिनेरियो इसके ऊपर काम करता है। वहीं अगर आप कंटेनमेंट सिनेरियो की बात करते हैं, इन केस वन नीड्स टू कंटेन द बैड लोन्स इन नॉमिनल टर्म्स, स्लोली देयर शेयर वुड रिड्यूस इन द बैंक शीट, ठीक है। तो कंटेनमेंट सिनेरियो कुछ ज्यादा कुछ वो नहीं है। इस केस में क्या होगा कि जो बैड लोन्स है वो नॉमिनल टर्म्स में धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे, और उसके जो बैंक की जो उसके शेयर है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। तो बैंक वहां से कहीं ना कहीं अपना पैसा निकालने की कोशिश कर लेती है, ठीक है। ओके, earlier both scenario seems feasible, but now they are falling as per the recent data, so some new innovation method needs to be solved। तो ये दोनों तो वैसे ही फेल हो चुके हैं, बट इनकी अब जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर एक बार देख लो, पारा बनाया गया था, पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी, ठीक है। पारा भी क्या करता था कि इनके लिए एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन सेम उसी तरह एआरसी की तरह ही काम करता था। इंडिया हैज स्टिल परस्यूड अ डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच वेयर इंडिविजुअल बैंक्स हैव टेकन डिसीजन on its own to resolve NPA. This approach has not solved the problem. Time have now came to create centralized agency called PARA. पारा का भी वही काम है बेसिकली, ये खुद ही बैंकों का लोन निकालेगी, एक अलग से एजेंसी बनाई जाएगी। ऑलरेडी है, बनाई नहीं जाएगी, ऑलरेडी है। अब ये बैंकों से लोन निकलवाने का काम करती है। अब चाहे धमका के निकलवाओ या कैसे भी निकलवाओ। वाई डज इंडिया नीड्स ए पब्लिक सेक्टर एसेट्स पारा, ठीक है, क्यों चाहिए। इट विल एबल टू रिजॉल्व नॉट ओनली एनपीए प्रॉब्लम बट ऑल्सो बैड डेब्ट्स ऑफ द कंपनीज, thus रिजॉल्विंग टीवीएस प्रॉब्लम। अब देखो, कंपनीज के जो बैड डेब्ट्स हैं, जो फंसे पड़े हैं, जिनसे लोन आ ही नहीं रहा, 40% का बेसिकली कॉर्पोरेट्स है, तो उसको भी सॉल्व करेगा। जब उसको सॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली बात है, टीवीएस प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, बैंक अपने प्रॉफिट में आ जाएगा। द सेंट्रलाइज एजेंसी वुड हेल्प इन फिक्सिंग प्रॉब्लम फास्टर देन एनी डिसीजन विल बी टेकन स्विफ्टली, ठीक है। तो इजीली इसके थ्रू बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। इट कुड सॉल्व द कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम सिंस डेप्ट वुड बी सेंट्रलाइज इन वन एजेंसी। तो जो कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम है बैंकों के बीच में, उसको भी सॉल्व करेगा और बाकी सारी चीज़ों को भी करेगा। The stressed assets debt is heavily concentrated in large companies such as bigger cases can be resolved by the independent agency। तो ये कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं उसको सॉल्व किया जाए, 50 में नहीं तो 25 में तो मान, इतना तो दे। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग। एआरसी इनके लिए बनाई गई है, फेलियर ऑफ बैंक प्राइवेट एआरसी इन रिजॉल्विंग एनपीए प्रॉब्लम टिल नाउ, ठीक है। तो ये फेल रहे हैं तो फिर भी इनके लिए भी काम करेगा। एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लाइक ईस्ट एशियन कंट्रीज, वहाँ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। तो इन सारी चीज़ों में ये काम आएगा। वर्किंग ऑफ पारा, पारा वुड परचेज लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड देन वर्क बाय देम डिफरेंट वेज। डिफरेंट वे का आप मतलब समझ गए होगे, इक्विटी, सेलिंग स्टेक्स और ये सारी चीज़ें काम करेगी, नहीं तो डराएगी धमकाएगी, तुम्हारे कोर्ट केसेस थी, वो लोग भेजे जाएंगे आपके यहाँ पे पैसे लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करेगी एआरसी, ठीक है। चलो, फंडिंग ऑफ पारा, फंड पारा की फंडिंग कहां से होगी, आरबीआई में ट्रांसफर सम ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पारा, ठीक है। गवर्नमेंट फंडिंग फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज ये इसको मिलेगी। रेस्ट ऑफ द मनी केम फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी फंडिंग की जाएगी। अब कंक्लूजन क्या निकला, टीवीएस प्रॉब्लम की सॉल्व, टीवीएस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो की जा सकती है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बर्बादी भी है। तो टीवीएस की जो प्रॉब्लम है उसके ईस्ट एशियन जो इंडिया ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां से कुछ ना कुछ हमें पिक करने की जरूरत है। लाइक पारा को हमने वहां से पिक किया है, वहां ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन चल रही है। तो इन तरीके से हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में, बेसिकली बहुत हमने अच्छे से लेक्चर देखा है, समझा है। होप आपको समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा इधर उधर की बातें करने से ज़्यादा अच्छा है कि इस पर फोकस करें, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा स्प्रेड हो उतना ज़्यादा बेटर है, लोगों को मिले। बिकॉज ऑफ फ्री एजुकेशन इज़ फॉर
लाइक हर किसी का राइट है, हर जगह पैसा दिया जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में। इंटर कवरेज रेशियो के हम लेक्चर में मिलेंगे और वहाँ दोबारा समझेंगे क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है, चलिए बाय बाय।